अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज़ कॉर्नर। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने त्रिदोष का एक इंट्रोडक्शन देखा था डिटेल में, तो उसमें हमने वात पित्त कफ की बात की थी, बट हमने डिटेल में बात नहीं की थी। और ये जो वात दोष है हमेशा क्वेश्चन में 20 नंबर में आता है। ये दोष तीनों दोष में एक ना एक दोष 20 या 15 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है, आ सकता है, या फिर शॉर्ट में भी आ सकता है, या वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 15 या 20 मार्क्स का हुआ, तो इससे हम जिस तरीके से लिखेंगे और क्या क्या लिखेंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वात दोष की हम यहाँ पे व्युत्पत्ति और फिर क्वालिटीज़, उसका प्लेस, फंक्शन, इम्पॉर्टेंस ऑफ वात दोष के जो टाइप्स हैं और जो टाइप्स के जो प्लेस और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो नर्वस वात जो होता है, अगर हम इसको मॉडर्न साइंस से कोरिलेट करें तो ऑल फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी आर रिप्रेजेंटेड थ्रू वात इन आयुर्वेदा। इसलिए ऑल मूवमेंट जो होता है वो वात के वजह से होता है। जैसे कि हमने जाना कि वात जो है प्राइम कॉज है फॉर द मूवमेंट ऑफ पित्त कफ धातुज इन मला। ओके, तो इसको हम प्राण ऑफ ऑल लिविंग बींग्स भी बोलते हैं वात को। ठीक है, तो वात जो है वो फिजिकल मेंटल फंक्शन हो गया, मोटर फंक्शन हो गया, सेंसरी फंक्शन हो गया, ये सारे जो फंक्शन है ये वात दोष के अंडर में ही आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं हमारी जो बॉडी सिस्टम है वो कंट्रोल की जाती है सिर्फ दो सिस्टम के थ्रू। पहला नर्वस सिस्टम जो रिलेट किया गया वात दोष से इन आयुर्वेदा, ओके, और दूसरा केमिकल सिस्टम। तो अब हम देखते हैं वात की व्युत्पत्ति। ठीक है, तो वात दोष जो है वा गति गंधन्यो धातु से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, वात शब्द की निष्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे वात शब्द में वा गति गंधन्य धातु से बना है। ठीक है, तो ये जो वा धातु जो है, वा धातु का गति और गंधन अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे गति शब्द का प्रयोग जो है वो 3 अर्थों में होता है, गमन, ज्ञान और प्राप्ति में। तो गति का अर्थ जो होता है वो चेष्टा होता है, मतलब कि जो वात के द्वारा ही संभव होती है। ठीक है, जितनी भी मूवमेंट है वो तो वात से ही पॉसिबल है। और जो गंधन जो है यहाँ पे उसका अर्थ है उत्साह, मतलब जो सभी प्रकार के जो फिजिकल एंड मेंटल भाव हैं वो सम्यक प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है, ये भी वात का ही फंक्शन है। ओके, अब हम देखेंगे कि वात का स्वरूप। ठीक है, तो वात जो होता है वो अमूर्त होता है और ये क्या होता है, ये अव्यक्त होता है, मतलब कि विच इज़ नॉट विजिबल बाई आइज। तो ये व्यक्त कैसे होता है, ये व्यक्त होता है थ्रू इट्स एक्शन, जो भी ये एक्शन करेगा उसके थ्रू ये व्यक्त होगा। ठीक है, तो वात जो है, तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत वात जो है वो प्रेजेंट होता है एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो वात जो होता है इसके हमने स्वरूप देख लिया। अब वात के 3 गुण हम देखेंगे। एक पहला भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, प्राकृतिक गुण नेचुरल क्वालिटीज़ एंड नैसर्गिक गुण मतलब इंटरनल क्वालिटीज़। ठीक है, तो भौतिक गुण में आ गया रूक्ष, सूक्ष्म, खर, अनवस्थित, शीत, चल, दारुण, योगवाही, लघु, विशद एंड परुष। ओके, ये सारे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए। ठीक है, और वात के प्राकृतिक मतलब नेचुरल क्वालिटीज़ जो हैं, तो वात दोष जो है वो त्रिगुणात्मक होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है रजगुण प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है, अब इसकी नैसर्गिक गुण देखते हैं। तो वात दोष जो है वो 5 महाभूतों से युक्त होता है। ठीक है, तो ये 5 महाभूत में वायु और आकाश से बना हुआ है। तो इसका जो नैसर्गिक गुण है वो शब्द और स्पर्श है। ओके, अब हम देखते हैं वात के गुण डिफरेंट आचार्यों के अकॉर्डिंग। तो चरक ने वात के गुण जो बताए हैं वो है रूक्ष, लघु, शीत, सूक्ष्म, चल, विशद, दारुण, अमृतत्व, बहु, शीघ्र, परुष एंड योगवाही। और सुश्रुत के अकॉर्डिंग है अव्यक्त, रूक्ष, शीत, लघु, खर, शब्द, स्पर्श, गुण युक्त एवं रजो प्रधान, शैत्य, रौक्ष, लाघव, वैशद एंड वैष्टम्भ्य। ये हुआ सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अब वाग्भट के अकॉर्डिंग है रूक्ष है वात, लघु है शीत है, खर, सूक्ष्म, चल एंड अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग जो है वो है रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल
एंड सारंगधर के अनुसार रजोगुण प्रधान है, सूक्ष्म है, शीत है, रूक्ष है, लघु है और चल है। तो ये तो हुआ डिफरेंट आचार्यों के अकॉर्डिंग वात के गुण। लेकिन अगर हम सिर्फ जैसे कि 20 नंबर में तो हमें और भी सारी चीज़ें लिखनी है, तो अगर हम सिर्फ ये लिख देंगे, ये वाली कोटेशन, तत्र रूक्षो लघु शीता खरा सूक्ष्म चल अनिल, ठीक है, तो इससे भी हो जाएगा। ओके, अब आया हम देखेंगे वात का स्थान। तो वात का स्थान जो है ये भी डिफरेंट आचार्यों ने अलग अलग स्थान बताए हैं वात के। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं। तो चरक अनुसार है बस्ती, पुरीषाधान, कटी, शक्ति, पाद, अस्थि, पक्वास है। तो एक श्लोक हम देखते हैं। तो वात का जो एक श्लोक लिखना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम डिस्कस करें उसका एक कोटेशन लिखना ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे और हमें अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, तो हम लिख देंगे तत्र पक्वाशय कटी शक्तिनी पाद अस्थि श्रोतम स्पर्शनम च वात स्थानानि आश्रयो पक्वाशय विशेषता। तो वात जो है वो सिचुएटेड होता है पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, कटी मतलब लंबर रीजन, शक्तिनी मतलब हिप एंड थाई, पाद जो हो गया 2 लेग्स, श्रोत्र मतलब हियर एंड अस्थि जो है वो बोन्स हो गया हमारा, स्पर्शनम मतलब स्किन। लेकिन जो मेन स्थान जो है वो वात है, मेन स्थान जो है वात का वो पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमने तो ये जाना कि वात जो है वो पूरे बॉडी में ही संचरण करती है। तो इसका जो स्थान जो है ये बिलो अम्बलाइकस ही क्यों बताया गया है, ठीक है। तो इसका स्थान जो है ये बिलो अम्बलाइकस इसलिए है क्योंकि अभी हमने देखा कि वात जो है वो अव्यक्त होता है और ये व्यक्त होता है थ्रू इट्स एक्शन। ओके, तो इसका जो एक्शन जो है वो हम देख पाते हैं बिलो अम्बलाइकस। ओके, तो जो भी ये एक्टिविटी करता है तो बिलो अम्बलाइकस हम आराम से इसे देख सकते हैं। एंड एबव अम्बलाइकस सारी एक्टिविटीज़ जो है वात की वो इनवॉलेंट्री है, जिसे हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए मेन स्थान जो है वात का वो लार्ज इंटेस्टाइन ही बोला गया। दूसरा रीज़न ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें वात की उत्पत्ति होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में वात की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन को वात का मेन स्थान बताया गया है, ठीक है। अब ये डिफरेंट आचार्यों के अकॉर्डिंग अगर आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, वरना इतना भी काफ़ी है, ठीक है। तो वात दोष के कर्म देखेंगे। वात दोष के कर्म जो है ये जो श्लोक पे मैंने जो टिक किया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वात दोष के कर्म है उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु, गति, समा मोक्षो गतिम तम वायो कर्म अविकारजम, ठीक है। तो यहाँ पे उत्साह मतलब क्या है, एंथुसियाज्म, और उच्छ्वास निश्वास हो गया रेस्पिरेशन, और चेष्टा जो हो गया वो हो गया मूवमेंट, और धातु गति समा मतलब मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यूज इन द नॉर्मल एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑर्गन, एंड समा मोक्षो गतिम ताम मतलब एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, तो ये सारे जो फंक्शन है दीज आर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ अनविसिएटेड और नॉर्मल वात। ओके, तो ये हो गया चरक अनुसार। दूसरा ये है, तो ये जो ऊपर वाला श्लोक था वो था चरक अनुसार, और दूसरा श्लोक हम देखते हैं। इसमें 18 कोटेशन दिए गए हैं। तो वायु तंत्र यंत्र धरा, तो तंत्र जो है यहाँ पे शरीर है और जो यंत्र जो है वो है शरीर अव्यय। तो ये जो कोटेशन है 18 ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद करना, ठीक है। जब भी कर्म ऑफ वात आएगा तो पहले हम उत्साह वाला लिखेंगे और फिर ये 18 डालेंगे, 18 के 18, तो फिर हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो वायुस्तंत्र यंत्र धरा मतलब डैट विच डज द धारण ऑफ शरीर एंड शरीर अव्यय, ठीक। और प्राणो उदान समान व्यान अपान आत्मा, तो शरीर में रहने वाले वात जो है ये 5 टाइप्स के हैं। तो शरीर में रहने वाले प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान मतलब ये वात के टाइप्स जो हैं ये ही जो है वात के आत्मा हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रवर्तकस चेष्टा नाम उच्चवाचा नाम 3rd नंबर पे, ठीक है। तो ये क्या कहता है, डैट विच डज द एक्टिविटी ऑफ उच्छ्वास निश्वास, ठीक। और नियंता प्रणेता च मनसा मतलब कंट्रोलिंग एंड स्टिमुलेटिंग ऑफ सेंस ऑर्गन, और जो
नेक्स्ट जो है सर्वेंद्रियाणाम उद्योजक और सर्वेंद्रियाणाम अभिवोड़ा, वो क्या है, अट्रैक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन टुवर्ड्स इट्स ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट जो है वो है सर्व शरीर धातु व्यूहकरम, मतलब कि मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन इन द बॉडी। ओके, और नेक्स्ट जो है संधान कर शरीर से मतलब यूनाइट और जॉइंट, एंड परवर्तको वाचा मतलब प्रमोट द स्पीच एंड या फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच। ओके, प्रकृति स्पर्श शब्दों रूट कॉज फॉर साउंड एंड टच। और नेक्स्ट जो है हर्ष उत्साह योनि मतलब फिजिकल एंड मेंटल हैप्पीनेस जो है ये फंक्शन करता है। फिर स्मिर्नो अग्नि मतलब स्टिमुलेट्स डाइजेस्टिव फायर। फिर श्रोत्र स्पर्शनियो मूलम मतलब कि रूट कॉज फॉर साउंड। एंड संशोषणो दोषा नाम मतलब डैट विच ड्राइज अप द दोषाज एंड शेप्ता बहिर्मलाणाम मतलब कि डैट विच थ्रो आउट मलाज आउटसाइड द बॉडी। और नेक्स्ट जो है वो है स्थूलानु स्रोतसाम भेता मतलब डैट विच डज द निर्माण ऑफ सूक्ष्म एंड स्थूल स्रोतस। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है कर्ता गर्भ आकृति नाम मतलब कि डैट विच गिव्स स्पेसिफिक शेप एंड साइज इन द फिटल लाइफ। एंड नेक्स्ट जो है वो है कि आयुषो परिवर्तिका मतलब व्हेन इन इक्विलिब्रियम इट प्रमोट लाइफ। तो काफ़ी लंबा हो गया वात के कर्म, क्योंकि ये तो हमारे पूरे बॉडी में संचरण कर रही है तो इसके कर्म भी ज़्यादा होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे लिखना। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब वात दोष, जब वात दोष से अगर कोई पर्सन पीड़ित है तो उसके जो लक्षण होंगे वो ये होंगे कि इसका भी कोटेशन जो लिखा हुआ है वो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत आप एक लिखें या फिर दो लिखें या फिर तीनों याद करें, आप पे डिपेंड करता है। तो दो भी लिख देते हैं या एक भी लिख देते हैं तो इनफ है। तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत वात के जो लक्षण है वो है वात क्षय मंद चेष्टा अल्प वाक्तवम अप्रहर्षो मूढ़ संज्ञता च। एंड जो दूसरा जो है ये हम दूसरा ये याद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय लिंगम क्षीणे अनिले अंगस्य शादोल्पम भाषिते हितम संज्ञा मुहस्तथा श्लेष्म वृद्ध युक्ता में संभव। ओके, थोड़ा मैं फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि मंद चेष्टा का मतलब हुआ डिमिनिस्ड एक्टिविटीज़। एंड अल्प वाक्तवम हुआ डल वॉइस एंड लेस स्पीच। एंड हर्ष का अभाव मतलब अप्रहर्षो हुआ हर्ष का अभाव मतलब लॉस ऑफ चेयरफुलनेस। एंड मूढ़ संज्ञता का हुआ लॉस ऑफ सेंसेशन। प्रसेक तो हो गया वाटर सिक्रेशन फ्रॉम माउथ। एंड अरुचि एनॉक्सिया। लास्ट जो हो गया नोजिया एंड मोह कन्फ्यूज़न अंगशाद बॉडी एक एंड विषम अग्नि। तो ये सारे जो हैं वो लक्षण हैं वात के। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी वात वृद्धि के लक्षण। वो क्षय के लक्षण थे, अब हम वृद्धि के लक्षण देखेंगे। तो इसका भी एक कोटेशन लिख दे तो इनफ है। तो पहला कोटेशन लिख देंगे अकॉर्डिंग टू सुश्रुत वात वृद्धो वाक पारुष्यम काशर्यम काशनर्यम गात्र स्फुर्णम उष्ण कामिता निद्रानाशो अल्पबलत्वम गाठ वर्चस्वम च। ओके, तो यहाँ पे जो है वात वृद्धि के निम्न लक्षण होते हैं। पहला है इमेसिएशन, ब्लैकिश डिस्कलरेशन, थ्रोबिंग पेन होगा। फिर डिज़ायर फॉर वार्म फूड इनटेक, इंसोम्निया होगी। और मतलब कि जब वात वृद्धि हो जाएगी तो और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ट्रिमर होगा मतलब शरीर में कमपन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिमिनिश सेंसरी सेंसेशन, पेन होगा एसोसिएटेड विद द बोन। ओके, तो ये सारे जो है भय होगा, शोक होगा, प्रलाप होगा, दीनता आएगी, मोह होगा, आत्मान होगा, आटोप होगा। ओके, तो ये सारे जो है वात वृद्धि होने पे ये सारे लक्षण हमें नज़र आएंगे। ओके, अब हम देखेंगे जो वात जो प्रकोपित हो रहा है तो ये 3 वजह से होता है। एक आहारज निदान से, दूसरा विहारज निदान से, तीसरा मानसिक निदान से। तो आहारज निदान में हम क्या करते हैं, जब हम रूक्ष कठिन तिक्त और कषाय द्रव्यों का अति सेवन करने लगेंगे तो वात का प्रकोप हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम अति शीत द्रव्यों का सेवन करने लगेंगे तो ठीक है। विहारज निदान में हो गया कि अगर हम अति व्यायाम करेंगे या फिर अपतर्पण करेंगे, ऊंची जगह से गिरने पे, भंग या अंग भंग होने से, फिर यह धातु का क्षय हो जा रहा है, या फिर हम रात्रि जागरण कर रहे हैं तब,
या फिर हम वेग का धारण कर रहे हैं, या फिर अगर हम अपने से ज़्यादा किसी बलवान से लड़ रहे हैं। इससे अब काल अनुसार जो है वात का प्रकोप कब कब होता है, तो वर्षा काल में होगा। और दूसरा है भोजन जीर्ण होने के पश्चात। ओके, भोजन के जीर्ण मतलब डाइजेस्ट होने के पश्चात, इन अपराह्न में। और मानसिक निदान ये है कि अति शोक होने पर, अति त्रास पे। ओके, अब इसके जो लक्षण जो है, अब वात प्रकोपित हो गया तो इसके लक्षण क्या क्या होंगे, तो मैनिफेस्टेशन ऑफ वेरियस डिजीज़। दूसरा होगा कि रिड्यूस स्ट्रेंथ, कॉम्प्लेक्शन, पीस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सॉरोनेस आएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, इंट्रा यूट्राइन डेथ होगा, और डिफॉर्मिटीज़ आएगी इन एम्ब्रियो, और फिर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है, फियर होगा, शोक होगा। तो ये हुआ वात प्रकोप के हेतु और वात प्रकोपित वात के लक्षण। ठीक है, अब हम वात के अब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो वात जो है वो पूरे शरीर में विचरण करता है, फिर भी वात भिन्न भिन्न स्थानों पे जो है अपने विशिष्ट कर्म करने के कारण वात के 5 भेद बताए गए हैं: प्राण, व्यान, उदान, समान, अपान। ओके, प्राण, व्यान। अब जो हम प्राण वायु देखते हैं, ठीक है, तो प्राण वायु जो है, प्राण वायु का ये जो श्लोक मैंने टिक किया है ये इम्पॉर्टेंट है। प्राणो अत्र मूर्धगा ऊरा कंचरो बुद्धि हृदयेन्द्रिया चित्त घृग स्टीवन छौतु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कृत। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे प्राणवायु के स्थान और प्राणवायु के कार्य। तो कार्य तो बहुत सारा है, और स्थान जो है वो है प्राणवायु जो है वो मेनली किस रीजन में होता है, प्राणवायु ब्रेन में होगा, हेड में होगा, थॉरेक्स में होगा, थ्रोट, टंग, माउथ, नोज, ईसोफिगस एंड हार्ट में होगा। ठीक है, अब इसके फंक्शन जो है, तो प्राणवायु क्या करता है, सपोर्ट करेगा बुद्धि, इंद्रिय, मन, हृदय और धमनीज को। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्पिटिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, और बेल्चिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, और स्वेलिंग ऑफ फूड। ओके, अब ये जो अदर जो है वो है बुद्धि धारण करना, इंद्रिय धारण करना, हृदय धारण करना, मन का धारण करना, देह का धारण करना। ठीक है, तो ये सारे इसके कर्म हो गए। ठीक, अब हम दूसरा देखेंगे व्यान वायु का। तो व्यान वायु में ये जो श्लोक मैंने टिक किया है ये इम्पॉर्टेंट है कि व्यानो हृदय स्थिता कृष्ण देहचारी महाज्व गत्य उपक्षेपण उत्क्षेपण निमेष उन्मेष नादिका। ओके, अब हम इसके व्यान वायु के स्थान और इसके कार्य देखेंगे। ठीक, तो व्यान वायु जो है वो सर्व शरीर में होता है सिचुएटेड। ठीक है, और हार्ट में। तो व्यान वायु जो है वो सिचुएटेड होगा हार्ट एंड सर्कुलेट करेगा थ्रू आउट ऑफ द बॉडी एंड इट ब्रिंग्स अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ एक्शन इन द बॉडी। ठीक है, लाइक मूवमेंट ऑफ द लिम्स, आई लिड्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आईज, यॉर्निंग हो गया, contraction and relaxation of muscles, and it also control the secretion of sweat, blood. Okay, and it also does the cleansing of all channels in the body. तो यहाँ पे वहीं सब दिया हुआ है ये सारे व्यान वायु के स्थान और कर्म। ठीक, उदान वायु, उदान वायु। ठीक है, तो उदान वायु में ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है लिखना। उरस्थान उदानस्य नाशानाभि गलाश्चरित वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया। ठीक है, तो उदान वायु का जो स्थान है वो है नाभि, ऊरा प्रदेश, कंठ, नासिका, और इसके जो कर्म है वो है उदान वायु का जो फंक्शन है। तो उदान वायु जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर वाक प्रवृत्ति मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, प्रयत्न मतलब एफर्ट्स, ऊर्जा एनर्जी, वाइटलिटी मतलब, और बल जो हो गया स्ट्रेंथ हो गया, वर्ण जो है वो कॉम्प्लेक्शन हो गया, एंड स्मृति जो है वो मेमोरी हो गया। और ठीक है, तो ये हो गया उदान वायु के कर्म। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है समान वायु। तो यहाँ पे जो मैंने श्लोक टिक किया है ये इम्पॉर्टेंट है, वो है समानो अग्नि समीपस्था कोष्ठे चरति सर्वता अननम गृह्णाति पच्यति विवेच्यति मुंचति। ठीक, अब हम देखेंगे
समान वायु के स्थान और इसके कार्य। तो समान वायु जो है वो सिचुएटेड होता है बिटवीन अमाशय एंड पक्वाशय नियर द जठराग्नि। तो इसके स्थान जो है वो स्वेद व स्रोतस है, मतलब सिस्टम ऑफ स्वेट सो एंड दोषव स्रोत है, जलव स्रोत है, जठराग्नि का पार्श्व प्रदेश हो गया अमाशय पक्वाशय एंड जठराग्नि के समीप एंड कोष्ठ। अब इसके कार्य जो है तो ये हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ द फूड एंड आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड ये डिवाइड करता है आहार रस इंटू सार एंड किट भाग एंड एसिमाइलेशन ऑफ आहार रस। ओके, अब हम देखेंगे अपान वायु। तो अपान वायु जो है अपान वायु का स्थान क्या है और इसके कार्य देखेंगे। तो अपान वायु को यहाँ पे श्लोक डालना मैं भूल गई। तो ये है कि अपानो अपानगा श्रोणी बस्ती मेड्र उरु गोचरा शुक्र आर्तवस कृण मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। ठीक है, तो अपान वायु जो है वो सिचुएटेड होता है अपान प्रदेश में, मतलब कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब पेल्विक रीजन में। ठीक है, तो इसका स्थान जो हो गया वो हुआ लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, टेस्टिस में, ब्लैडर में, पेनिस में, अम्बलाइकल रीजन में, उरू में एंड ग्रॉइंस रीजन में, एनस में एंड इंटेस्टाइन में। और इसका जो फंक्शन है तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सपल्सन ऑफ सीमेन, मेंसेस, मलाज एंड गर्भ डिलीवरी। ओके, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये हुआ अपान वायु के कर्म। तो इस वीडियो में हमने वात दोष के व्युत्पत्ति, स्थान, कर्म और टाइप्स और उन टाइप्स के भी स्थान और कर्म डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल नोटिफाई विथ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।